First topic, how to create more employment and second क्या देखेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ सेक्टर। चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे ये कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम सीमित संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, उनसे ज्यादा रोजगार को हम जनरेट कर सकते। ठीक है, तो एक उदाहरण हम ले रहे हैं, प्लीज लिसन है। मान लीजिए कि गांव में कोई एक फैमिली है जो भी उनके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर लैंड है। कितना हेक्टेयर है? 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड पे क्या होता है? खेती किया जाता है। बात समझ। और इस 1 हेक्टेयर लैंड पे इसकी कैपेसिटी है कि 50 दिन तक 2 आदमी इस पे काम कर सकते हैं। जो भी काम होता है सोइंग का, आपका वाटरिंग का या फर्टिलाइजर स्प्रेड करने का, वो है। इसमें आपके किताब में दिया भी है, ये लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर लैंड पे 50 डेज तक इसमें कैपेबिलिटी है कि 2 आदमी इंगेज रह सकते हैं। कितना आदमी इंगेज रहेगा? 2 men will engage in a 1 hectare land for 50 days, 50 दिन तक। और वो काम क्या करेंगे? सोइंग का काम करेंगे और वाटरिंग का काम करेंगे और मैन्योरिंग का काम करेंगे। समझ रहे हो? नाउ यदि मान लो कि गवर्नमेंट ने उसी गांव में कोई डैम बना दिया या कैनल्स बना दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? वाटर फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा उस गांव के लोगों को, है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ज्यादा लोग जो है दूसरे जगह एम्प्लॉयड हो जाए, मतलब वाटर सप्लाई लिमिटेड है। ठीक है, तो खेती कितने हेक्टेयर पे की जाती है? 1 हेक्टेयर पे। अब डैम बन गया या कैनल्स बन गया, नहर बन गया, तो ये मेन तो खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है ना, खाद चाहिए होता है। तो ये वाटर कैनल्स बनने से क्या हो जाएगा? हम लोग जो है ज्यादा हेक्टेयर्स में खेती करना शुरू कर देंगे, मतलब ज्यादा जमीन पे खेती करना आप शुरू कर देंगे। तो ज्यादा जमीन पे पहले 2 लोग इंगेज था, अब ज्यादा लोग इंगेज हो जाएंगे, है ना? मतलब प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेजमेंट लोगों का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। केवल सरकार यदि एक मदद कर देती है, क्या? डैम या कैनल्स बनवा, है ना? ये तो पहली बात है। दूसरा, यदि कुछ छोटे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पूंजी बहुत कम होती है, पूंजी समझ रहे हैं क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बहुत कम होती है। बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। और आजकल की खेती जो है, पहले के जमाने में जो है बैल से जो हल जो है प्लॉविंग वगैरह का काम करते थे, अब प्लॉविंग कैसे हो गया? पूरा मॉडर्नाइज हो गया, ट्रैक्टर से हो गया। तो खेती करने में भी अब क्या है? यदि कोई कहे कि हम बिना पैसा का खेती कर लेंगे, वो भी अब संभव नहीं है, क्योंकि मॉडर्नाइज हो गई है, पूरा का पूरा खेती मॉडर्नाइज हो गया। बीज छिड़कने से लेकर के फसल काटने तक का पूरा सिस्टम मशीनों से किया जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास किसान के पास 2 रास्ते होंगे, या तो वो मशीन खुद खरीदेगा और नहीं तो किसी से किराए। और दोनों चीजों में क्या चाहिए? पैसा। लेकिन जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती। तो गवर्नमेंट यदि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन यदि प्रोवाइड करे उन छोटे किसानों को जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, तो इससे भी हम प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा इंगेजमेंट लोगों का बढ़ा सकते हैं, है ना? किसान मोटिवेट होगा ना, लोन मिल रहा है, किसान ज्यादा फसल उगाएगा। दूसरा, फसल उगाने के लिए लोन मिल गया उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनका जो फसल है उसका बीमा जो है, इंश्योरेंस, जैसे आदमी का इंश्योरेंस होता है वैसे ही फसलों का भी इंश्योरेंस होता है। यदि इसकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट कर देती है, क्रॉप इंश्योरेंस करा देता है, तभी किसान मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेक्टर में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
फिर किसान उस फसल को काटने के बाद उसको बेचेगा, तो उसका इनकम जो है वो बढ़ेगा। समझ लो, तो ये स्कीम्स ऐसे हैं और ये चलाए भी जा रहे हैं, ठीक है, जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये भी कैसे जुड़ा हुआ है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन, जब इंगेजमेंट प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हो, है ना, तो किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, आया ना, ट्रक की जरूरत पड़ेगी ना यार, या मिनी ट्रक का जरूरत पड़ेगा। तो उसमें भी तो रोजगार मिला, जो टर्शियरी सेक्टर में आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आया ना। प्राइमरी में रोजगार मिला, ज्यादा किसान इंगेज हुए, फिर उनके सामानों को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ, यानी कि ड्राइवर्स, जो बस के मालिक हैं, इनका भी तो इनकम बढ़ेगा, ट्रक के जो मालिक है ना, तो वो भी एक तरह से वहाँ पे हमने लोगों का एंगेजमेंट कराया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया है अपने किताब में, ठीक है। तो कहा गया है कि सपोज कीजिए कि लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस goods, and for this they may require to transport their products to a nearby town. But if the government invests some money in transportation and storage of the crops, or makes better rural roads that mini trucks reach everywhere, and several farmers like Lakshmi, who now have access to water, can continue to grow and sell these crops. Lakshmi need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizer. मैंने वही जो बात बताया, वही लक्ष्मी का कंटेक्स्ट देकर इसमें समझाया गया कि लक्ष्मी एक स्मॉल स्केल फार्मर, ठीक है, क्या है, स्मॉल स्केल फार्मर, छोटी किसान। तो यदि उसका जो एग्रीकल्चर का जो रिक्वायरमेंट्स है, तो खेती करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है किसी भी किसान के लिए, वो पानी चाहिए होगा, बीज चाहिए होगा, हाँ या ना, और इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो सरकार मैंने बताया कि लोन के थ्रू उसको कुछ पैसा प्रोवाइड कराते स्मॉल फार्मर्स को, तो वो मोटिवेट होंगे। एक जब मोटिवेट होगा, खेती करेगा, तो उसको देख बाकी लोग भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, जब प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप होगा, धीरे धीरे रोड बनेगा, तो रोड में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलेगा, आया ना, ट्रक या मिनी ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स को रोजगार मिलेगा। तो ये स्मॉल स्केल पे गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की व्यवस्था करती है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। तीसरा इसमें दिया हुआ है that can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arahar and pulse crop. Setting up a dal mill to procure and process this and sell in the cities is one such example. मतलब ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, यदि इसको सरकार कराती है तो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। कैसे भाई? तो मान लो कि किसी एरिया या किसी गांव के बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े नंबर में किसानों ने ये डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ पे क्या बोएंगे, अरहर बोएंगे। क्या बोएंगे? अरहर, या फिर एक होता है पल्स क्रॉप, ठीक है, तो चिकपी भी हम लोग कहते हैं। तो उसके प्रोसेसिंग के लिए यदि उसी एरिया में दाल मिल जो है वो सेटअप किया जाए, तो दाल मिल चलाने वाले आदमी को रोजगार मिलेगा, वो भी 2-4 आदमी अपने मिल में रखेगा, उसको रोजगार मिलेगा। समझ रहे हो, है ना? तो रूरल एरियाज को लोकेट करके, रूरल एरियाज को आइडेंटिफाई करके, यदि वहाँ पे रूरल, हम बोले तो पूरा रूरल नहीं, सेमी रूरल यहाँ पे जिक्र किया गया। सेमी रूरल मतलब थोड़ा गांव, थोड़ा शहर के नज़दीक जो एरिया आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे लोकल एरिया कौन सा हो गया, कटार वटार जो है वो क्या है, सेमी रूरल है, पूरा का पूरा गांव नहीं। तो उन एरियाज को हम लोकेट करें। सेमी रूरल क्यों कह रहा है? सेमी रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज यदि रहेगा तो तुरंत शहर में वहाँ से जो भी प्रोड्यूस होगा वो पैकेजिंग वगैरह होकर के शहर में बेचने के लिए आ जाए, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं रहेगा।
सेमी रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यदि सेटअप करे सरकार, तो इससे भी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तीसरा, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि एक गोडाउन होता है, ठीक है, आप देखोगे गांव में, इसको हम लोग सिलॉस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलॉस। क्या बोलते हैं? सिलॉस। सिलॉस भी बोलते हैं, या फिर इसको लोग कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज यदि गांव में, रूरल एरियाज में या सेमी रूरल एरियाज में गवर्नमेंट द्वारा खोला जाए, तो इसमें किसान जो है अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे आलू, कोल्ड स्टोरेज बेसिकली होता क्या है? ये स्टोर रूम होता है, गोडाउन होता है, जिसमें अनाज या सब्जी जो आलू प्याज होता है वो जल्दी खराब नहीं होता, और इसमें जो है कीड़ा मकोड़ा से या फिर जो आपका चूहा वहा से है वो भी ज्यादा खतरा नहीं होता। एक टेम्परेचर, रेगुलेटेड टेम्परेचर होता है, चीजें जल्दी खराब नहीं होती। मान लेते हैं कोई किसान आलू का ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, तो सब आलू एक बार में नहीं ना बेच देगा, है ना? जब आलू निकलता है माटी के अंदर से, तो सब उसका रेट थोड़ा क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। लेकिन बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद धीरे धीरे रेट, किसान लोग क्या करेगा? कुछ आलू रख देगा, तो कुछ मार्केट में लॉन्च कर देगा, जब दाम थोड़ा बढ़ेगा तब समझ लो। तो यदि सिलॉज वगैरह सेटअप किया जाए, कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया जाए, तो इससे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी तो वर्कर्स रहेंगे ना। और ये टोटल किससे से जुड़ा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर। ऐसे थोड़े ना इसमें तुम सैमसंग गैलेक्सी 5G का मोबाइल रखोगे, है ना? ये किसी से जुड़ा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर से। अनाज रखा जा रहा है, इसमें सब्जी रखा जा रहा है, किसान मोटिवेट होंगे क्योंकि अनाज खराब नहीं होंगे। समझ लो। दूसरा, जो जंगलों के आसपास जो भी गांव है, नियर बाई जो जंगल है उनके आसपास जो भी गांव है, वहां पे हम लोग बी कीपिंग का भी काम कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। समझ लो, हनी कलेक्शन सेंटर भी तो खोल सकते हैं, जहां पे जो मधुमक्खी होती है सब, वो अपना जो छत्ता होता है कहाँ लगाएगा? सब जंगल वंगल पे, पेड़ पे लगाता है, हाँ या ना? तो जंगल के आसपास वाले जो गांव है वहां पे यदि सरकार सेंटर खोल देती है, बी कलेक्शन सेंटर, मतलब जितना भी शहद है वहां पे इकट्ठा होगा, उसको गवर्नमेंट लेगी और ले जाके उसको फिर पैकेजिंग वगैरह करा करके सेल करे। इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा ना, है ना? जैसे देखते हैं आप सुधा डेयरी, जो सुधा जो मिल्क की कंपनी है, इसका हर जगह सेंटर बना हुआ। आप मान लें कि राघव रखे हैं, 20 को गाय रखे हैं, ठीक है, अटी रखे हैं, 20 को भैंस रखे हैं, ठीक है, बात समझिए। तो 20 गाय 20 भैंस रखे, तो जो उसका मिल्क प्रोड्यूस होगा उसको राघव जी तो नहीं ना मोटरसाइकिल से ले जाकर के सब जगह बांटेंगे, गाँव अब बांटेंगे भी तो कितना जगह बांटेंगे, है ना? यदि मान लो 200 लीटर दूध हो रहा है, तो 200 लीटर दूध कितना, 200 घर में बांटना पड़ेगा यदि एक एक लीटर सब लोग लेता है। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? सुधा का कलेक्शन सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर गांव में खोल दिया। आप जितना भी दूध और लेके आइए, वहां पे जर्किंग भर के सुधा वाला आपसे ले लेगा, फिर उसको कंपनी में डायरेक्ट, है ना? तो लोग मोटिवेट होंगे, गाय भैंस पालने में भी उनको संकोच नहीं होगा, भाई हमारा दूध जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो खपत हो जा रहा है, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे ही यदि बी कलेक्शन सेंटर खोला जाए जंगल के आसपास, जहाँ पे जंगल में रहने वाले गांव, जंगल के आसपास के गांव के रहने वाले लोग जो है वो हनी वगैरह को कलेक्ट करके वहां पे आकर के दे सके, तो उससे उनका इनकम जो है वो जरूर बढ़ेगा। या फिर ये भी पॉसिबल है टू सेट अप द इंडस्ट्रीज that process vegetables and agriculture products like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits that can be sold in outside market, and this will provide employment in industries located in semi-rural area and not necessarily in the large urban centers.
कह रहा है कि यदि हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री, ध्यान से समझिएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करें, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स हो रहे हैं या ग्रेन्स हो रहे हैं, जैसे कि मान लो पोटैटो हुआ, स्वीट पोटैटो समझते हो ना, वो आलू होता है, ये तो अलुआ होता है ना, अलुआ मीठा लगता है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, स्वीट पोटैटो। खाई हो सब, हाँ सिंचन क्या करते हैं, शकरकंद, हाँ जो भी है, हम लोग यहाँ अलुआ खाते हैं सब शकरकंद। तो सुनो ना यार, टोमेटो, फ्रूट्स, पोटैटो, ये सब का लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल दिया। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम बता रहे हैं, अब एक टोमेटो से बहुत सारी चीजें बन सकती है। क्या बन सकता है, सॉस बन सकता है, टोमेटो सॉस खाते हैं ना चाउमीन में डाल करके, मैगी में डाल करके, पकौड़ा में, तो वहां पे सॉस की इंडस्ट्री बैठा दी जाए किसी गांव में, अर्बन सेमी रूरल एरिया में, या फिर चिप्स, आलू जो बनता है आप लोग ले जो खाते हो ना, तो किस चीज का बनता है, जो चिप्स बनता है किस चीज का बनता है, पोटैटो का बनता है, आलू का बनता है, आलू में मसाला वसाला डाल देता है सब कंपनी वाला, बन जाता है चिप्स। मेन उसका इंग्रेडिएंट क्या होता है, पोटैटो मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। वैसे ही टोमेटो सॉस का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, टोमेटो होता है, टमाटर होता है, भले उसमें अलग से मिलाता हो सब, वो अलग चीज है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे यदि हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोल दें, तो उसमें भी लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स में पोटैटो आता है, ऑनियन आता है, ठीक है, ग्रेन्स में आपका राइस आ गया, व्हीट आ गया, ठीक है, फ्रूट्स आ गया, है ना। चाहे आप देखिए ना, बहुत ये जो दाल वाला मिक्सचर आता है, चने का दाल वाला खाते हैं ना आप, हल्दीराम का भी आता है ना, तो वो होता क्या है एक्चुअली, दाल, चना का दाल रहता है, उसी को भून करके उसमें स्पाइसेस वगैरह मिला करके वो दालमोट बन जाता है ना। तो वो वैसा इंडस्ट्री यदि हम लोग गांव के सेमी रूरल एरिया में ही खोल दें, तो दाल खेत से निकला और चला गया कहाँ पे, दालमोट बनने के लिए, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ना, है ना। तो ये भी एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अपनी तरफ से भी बहुत सारे स्कीम चला रहा है, जिसमें मुख्य रूप से एक स्कीम आता है कौन सा, मनरेगा 2005, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम से महात्मा, नहीं क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, एम से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट। ये क्या है, कोई बताएगा, मनरेगा क्या है, इसको नरेगा भी कहा जाता है, नेशनल रूरल, हाँ बोलिए मतलब 90 डेज थोड़ा कम हो गई है, आप क्या कीजिएगा, 100 डेज, 100 हाँ। देखिए ये मनरेगा की योजना सरकार ने जो लॉन्च किया 2005 में, इसके अंतर्गत गांव में स्पेशली 100 दिन का, 100 दिन का गारंटीड रोजगार साल में देना सुनिश्चित किया गया। समझ रहे हो कि 100 दिन कम से कम रोजगार दिया जाएगा जो भी मजदूर लोग हैं वहां। और 365 दिन होता है ना साल में, कितना होता है, 365 डेज, हाँ, उसमें से 100 दिन यदि रोजगार मिला, यानी कितना महीना रोजगार मिला, 12 में से अप्रॉक्स 3 मंथ्स, है ना, 12 मंथ्स में से अप्रॉक्स 3 महीने रोजगार मिला आदमी को, तो 3 महीने में इसका क्या होता है ना कि हर दिन का मजदूरी भी फिक्स रहता है, 400-500, मान लो हम मिनिमम 500 रुपया लेके चले एक दिन का मजदूरी, तो महीने में कितना कमाएगा, 15,000। 3 महीने में कितना कमाएगा,
अप्रॉक्स हम लेके 45 से 50 हजार रुपया जो है क्या कर रहा है सरकार इसको दे रहा है 50,000। बाकी के 8 महीने वो कोई और जॉब करके कमा सकता है। 8 महीने कुछ और मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी कर देगा, लेकिन ये 50,000 रुपया तो फिक्स हो गया ना कि हमको मिलना ही मिल रहा है, चाहे बरसात आ जाए कुछ भी हो जाए, सरकार आपको 100 दिन का एकदम रोजगार देगा ही देगा। समझ रहे हो? तो आदमी खाली नहीं बैठा रहेगा, बाकी 3 महीना 100 दिन काम किया और बाकी दिन जो है वो कहीं और जो और भी कर लेगा, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह तो काम करके कमा सकता। ठीक है, अब देखोगे एक मापदंड बनाया गया है, गरीबी रेखा। जानते हैं गरीबी रेखा क्या होता है? पॉवर्टी लाइन कितना, मतलब साल का कितना होना चाहिए? 70,000 लेके चलिए। 70,000 रुपए से जिसका इनकम कम है वो क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है हमारे। हाँ, तो 50,000 तो सरकार दे ही दिया, 20,000 और नहीं कमा लेगा? हाँ है ना, जरूरी है 20 कमाएगा, ज्यादा भी तो कमाएगा उससे। गरीबी रेखा से तो ऊपर आ जाएगा ना वो आदमी, है ना? गरीबी रेखा से तो ऊपर आ जाएगा ना, भूखे तो नहीं ना मरेगा। ठीक है, तो ये सरकार जो है कुछ स्कीम्स जो है वो रन कर रही है जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो सके, लोगों का इनकम बढ़े। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, लोग खाली बैठे रहेंगे पर क्या बेटा इनकम डाउन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, और आपका भारत डेवलपिंग ही रह जाएगा, कभी डेवलप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो सरकार इनिशिएटिव उठा रहा है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं है बैठा हुआ है, वो प्रयास कर रहा है, बहुत सारे स्कीम्स ला रहा है, लॉन्च कर रहा है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा भी है आपके देश में, बढ़ा है ना। आज देखिए ना, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, या सब्जी भी बेच रहा है ना, तो टच स्क्रीन आपसे अच्छा मोबाइल रखा हुआ, हमसे तो बढ़िया रखा ही होगा, हमसे तो अच्छा रखा ही होगा। गरीबी दिखा रहे हैं, बता दे काट दीजिएगा उसमें। सही बता रहे हैं, गरीबी दिखता है। 15-16 हजार का मोबाइल रखा है सबकी नहीं, 5G रखा है सबकी नहीं रखा, तो कहाँ से रखा है? पैसा इनकम बढ़ा है तब ना, है ना, बस यही है।